हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजाना आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हमारी बुनियादी बैच चल रही है 8वीं क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी, ठीक उसी की जो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अध्याय 9, उसको अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और एक सूचना और आपको देना है कि 8वीं क्लास की क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ठीक ना, 9 10 11 और 12 क्लास की जो एनसीईआरटी की जो क्लासेज पॉलिटी का जो वीडियो है ये आपको ऐप पे मिलने वाला है, ठीक ना। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे जाती है अब ये नहीं जाएगी, आपको ऐप पे मिलेगा, ठीक ना। तो 8वीं क्लास तक की अभी आपको बिल्कुल यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद की जो 9वीं क्लास से जो आपकी क्लास टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा आपको ऐप पे। चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें कह रहा है जन सुविधाएं। देखिए, आप जनरली एक चीज जानते होंगे कि कहीं भी आप जाते हैं ना रास्ते पे तो वहां लिखा रहता है जन सुविधाएं, मतलब पब्लिक के लिए सुविधा। गौर किए हो ना, पब्लिक के लिए, जन मतलब आदमी, सुविधा मतलब सुविधा, है ना, फैसिलिटी, सुविधा, व्यवस्था। उसी के बारे में कुछ पढ़ना है, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफर कर रहे हैं, ठीक ना। अम्मू जो है क्या है, अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस में सफर कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। देख रहे हैं ना किस तरीके के यहाँ पे सुविधा दिया गया है, उसकी बात वो कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या क्या मामला निकल के आ रहा है। देखिए, देख रहे हैं ना, इस तरह आपको ग्राफ दिख रहा होगा, है ना। ये मडीपाक्कम का एरिया है, ये शिवा है, इस सब टाइप का फोटो वहाँ पे मैलापुर है। देखिए, ये वाटर टैंक है, देख रहे हैं ना ये सब। देखिए इस तरीके का यहाँ पे। अब यहाँ पे दिखा रहा है चेन्नई के लोग और पानी। जब देखते हैं क्या मामला है चेन्नई के लोगों का और पानी का। देखिए, श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। चेन्नई में एक जगह है अन्ना नगर, ठीक है, और ये फेमस जगह है, ध्यान रखिएगा। ये जो है क्या है, फेमस जगह है चेन्नई का अन्ना नगर, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि श्री राम गोपाल जो है एक अफसर है, वो कहाँ रहते हैं, अन्ना नगर में। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचे वाला यह इलाका खासा आकर्षित है। यहाँ के नालों में 24 घंटे पानी रहता है, ठीक। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। आप अगर शहर में रह रहे होंगे तो आपको पता है कि किसी जगह पे 24 घंटे की पानी की सुविधाएं होती है। कहीं कहीं टाइम से आता है, सुबह शाम या दोपहर में एक टाइम आएगा। कहीं कहीं क्या होता है 2 दिन 3 दिन के बाद आता है। तो ये सब सुविधाएं चीजें व्यवस्था होती है। फिर कह रहा है शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है, ठीक। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या होता है कि 2 दिन में पानी की जो टैंक है वह एक बार भेजता है, 2-2 दिन पे। कुछ लोगों की जरूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। मतलब खारा समझते हो ना, मतलब नमकीन पानी होगा, वह स्वास्थ्य के लिए आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। रहा है ना। जो बोरवेल का पानी है उससे क्या कर सकते हैं आप, खाना नहीं बना सकते, पी नहीं सकते, उसको नहाने के लिए कर लो, कपड़े धोने के लिए कर लो, झाड़ू पोछा करने के लिए कर लो, ठीक। लेकिन जब पीने की बारी आती है, खाना बनाने की बारी आती है, तो क्या करते हो आप, कौन से यूज करते हो, टैंकर की पानी जो एमसीडी की तरफ से आता है, ठीक। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500-600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। क्या कह रहा है, पीने के पानी को साफ करने के लिए, जैसे आरओ जानते हो ना, जो पानी को प्यूरिफाई करता है, उसकी टाइप का बात कर रहा है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं क्या है। मडीपक्कम के एक मकान में, मडीपक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। ये मडीपक्कम एक जगह है, यहाँ एक मकान है, उसमें शिवा पहली मंजिल पे रहता है। तो 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। मैंने कहा ना, कहीं कहीं 2-3 दिन पे पानी आती है, कहीं कहीं सुबह शाम आती है, कहीं दिन में एक बार आती है, कहीं कहीं रोज भी आती है। तो इस टाइप का है व्यवस्था। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। वह क्या करता है? पीने के लिए बाजार से पानी का बोतल खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। पद्मा जो है कौन है? घरेलू नौकरानी है। वह सायदा पेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपया माहवार है, मतलब महीने का। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है और न ही पानी का अन्य स्रोत है। झुग्गी समझते हो ना, स्लम एरिया जिसको कहा जाता है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। समझ जाइए, मतलब एक पूरी परिवार 3 बाल्टी ही पानी भर पाएगा। पूरी एरिया के लोग उसमें पानी भरते होंगे, कहां से टाइम मिलेगा? ठीक। फिर कह रहा है, इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये बड़े बड़े शहर में ये सब चीजें होती है, आम बात है। आप जब बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना, मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, इस सब जगहों पे इस तरीके की परिस्थितियां हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है आगे, जीवन के अधिकार के रूप में पानी। पानी जीवन में कितना अधिकार के है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। ठीक, न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। पानी अगर गंदगी है तो आपको टाइफाइड, हैजा जैसे बीमारियां भी हो जाएगी, काय दस्त, उल्टी शुरू हो जाएगा, है नहीं? पानी अगर आप साफ पीते हैं तो बहुत ऐसे बीमारियां हैं जिससे आप बचाया जा सकता है आपको। ठीक ना, इस सब चीजों से क्या हो सकता है, इसको आप बचाया जा सकता है आपको। ठीक, चलिए फिर कह रहा है, भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफी ऊपर आता है। ठीक ना, क्या होता है? सबसे ऊपर है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। कितना? 1600। समझ रहा है ना, गंदगी पानी पीने की वजह से। ठीक, उनमें से ज्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध न हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। क्या कह रहा है? अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो, मतलब अगर पानी सही तरीके से इजी वे में स्वच्छ पानी अगर लोगों तक पहुंच जाए तो ये जो मरने वालों की संख्या है इसमें क्या हो सकता है? रोका जा सकता है, कमी की जा सकती है, यानी कि बीमारियों से बचाया जा सकता है। ठीक है ना। फिर कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, ध्यान रखिएगा, हमारा एक क्वेश्चन के रूप में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है, अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है? दैनिक जरूरतों को, डेली की जरूरतों को पूरा करने के लिए डेली मात्रा में उसको पानी की सुविधाएं हो। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। ठीक है, क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में? पानी की जो सुविधा है वो हर व्यक्ति को होना चाहिए। यह आपका क्या है? अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है। उच्च न्यायालय
और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की बात कर रहा है, ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। कुछ दिन पहले 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है ना, यानी कि जो पानी बहता है उसमें क्या है, कंपनी के आसपास के जो इलाका होता है पानी उसी में जाता है। फिर कह रहा है भूमिगत पानी दूषित हो गया है जो कि सिंचाई और पीने की पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। आया महबूबनगर एक जगह है, वहां के लोगों ने शिकायत किया कहाँ, कोर्ट में, और ये कहा कि यहाँ पे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है और फैक्ट्री से जो पानी निकलता है, जो वेस्ट निकलता है वो कहाँ जाता है, बाहर जाएगा ना। तो वहां से क्या होता है कि जो पानी है हमारा वह दूषित हो रहा है, यानी कि वहाँ की जो एरिया है वह दूषित हो रही है। उससे हमारा क्या होगा, दूषित पानी होगा, हम पिएंगे फिर बीमार हो जाएंगे या मर जाएंगे। उसके लिए उन्होंने केस किया। तो कोर्ट ने क्या किया, कलेक्टर को, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम साहब को क्या किया, लेटर भेजा और कहा प्रत्येक रोज प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, 25 लीटर पानी की सुविधा उपलब्ध करवाइए, यह आपका काम होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है जल का अधिकार। जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र 2002 का यह आंकड़ा का रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे कह रहा है जन सुविधाएं। इसमें कह रहा है कि पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। ठीक पानी की तरह, जिस तरीके से पानी है ना उस तरीके से और भी है। जैसे पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था, इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना। सिर्फ पानी ही नहीं है, स्वास्थ्य भी है, स्वच्छता भी है, बिजली, सार्वजनिक परिवहन जो ट्रांसपोर्ट होता है, स्कूल, कॉलेज भी, सारे चीजें आपके क्या है, जन सुविधाएं के लिए बनाई गई चीजें हैं, इनको चाहिए। ठीक, आगे फिर कह रहा है देखिए यहाँ क्या कह रहा है, किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सके। ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक बार अगर इसका निर्माण हो गया, मतलब विद्यालय अगर एक बार बन गया तो क्या एक ही बच्चा पढ़ेगा, बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे पढ़ते हैं उसमें, है नहीं। कॉलेज में यही स्थिति है, हॉस्पिटल का यही स्थिति है। फिर कह रहे हैं मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह इसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। ठीक ना, यानी कि अपने जीविकोपार्जन भी चला सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। मतलब क्या होता है कि अब इससे क्या होगा, मान लो कि जिस तरीके से पानी की सुविधाएं थी, स्कूल का सुविधा आपको बता दिया कि क्या करेंगे, बच्चे उसमें और संख्या में पढ़ेंगे। फिर वही कह रहा है कि अगर बिजली की सुविधा होगा तो लोग पंप सेट चलाएंगे। ठीक, खेती अच्छी होगी, लोग उससे क्या करेंगे कि अपने मोटर का शॉप खोल लेंगे, दुकान खोल लेंगे, उनसे उनका इनकम जनरेट होगा। इस टाइप का उन व्यक्ति कह रहा है कि उससे क्या होगा, अधिकांश गांवों को, लोगों को फायदा मिलेगा। अब कह रहा है सरकार की भूमिका क्या होती है इसमें, जरा इसको देखते हैं। सरकार की भूमिका देखिए, क्या है सरकार की भूमिका इस मामले में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है
पहले यहां समझिए क्या है भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही है। क्या रही है? असमानता। असमानता मतलब क्या? छुआछूत कुछ। फिर कह रहा है सरकार की भूमिका क्या जरा इसको देखते हैं। क्योंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। भाई एक व्यक्ति तो काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा? एक टीम बनवाइए, अलग अलग लोगों को काम बांटिए, ठीक। हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह भी है वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझे कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। अब ये बात कह रहा है केवल सरकार को ही इसकी जिम्मेदारी क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती है ना, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करती है, आपको पता है। कक्षा 7 में की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? कंपनी क्यों चलाएगी भाई? आ रहा है ना, कौन चलाएगा? पब्लिक वेलफेयर में काम कौन करता है? पब्लिक के हित में काम कौन करता है? सरकार। प्राइवेट कंपनियों को क्या मतलब है उससे, है नहीं। फिर कह रहा है फलस्वरूप कोई भी निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। क्यों लेगा? वो तो अपना काम कर रहा है भाई, वो समाज सेवा क्यों करेगा? समाज सेवा कौन करता है? सरकार करती है, सरकार का काम है ये, ठीक है। देखिए फिर कह रहा है लेकिन स्कूल और अस्पताल, क्या कह रहा है? स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी तो हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ये कुछ कंपनियां हैं जो कुछ लेवल पे समाज सेवा भी करती है, समाज के हित के बारे में काम करती है। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती है, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक इस जो सुविधाएं पाएंगे। फिर कह रहा है कि यदि यह समान नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। मान लीजिए कि पैसा, मान लीजिए कि समाज में समझिएगा 3 तरीके के लोग होंगे। एक होंगे जो उच्च वर्ग होंगे, उच्च वर्ग मतलब जिनके पास पैसा है, ठीक। एक होता है मध्यम वर्ग, ठीक, और एक होता है निम्न वर्ग। मतलब ये अपनी क्या है जरूरतों को पूरा कर चुके हैं, ये क्या है मिनिमम जरूरतों को पूरा कर चुके हैं। और ये वर्ग कौन है? जो न्यूनतम जो मिनिमम जरूरत है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ जरा देखिए, अगर हम सुविधाओं जो जन सुविधाएं दी जाती है उसको अगर हम लोग पैसे से तुलना करने लगे तो क्या होगा? ये वर्ग तो यूज कर लेगा, हो सकता है 50% लोग ये वर्ग भी यूज कर ले, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा? वंचित हो जाएगा। तो इनकी जिंदगी जो होगी हमारे समाज में क्या होगी? बिल्कुल सम्मानजनक जीने से या वंचित हो जाएगा, उपेक्षित हो जाएंगे। इनके पास इनकम है नहीं और सुविधा का फायदा ले नहीं पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है जन सुविधाओं
जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजिमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। तो समझ में आ गया ना क्या हो रहा है? जो जिम्मेदारी दी गई है वह हमेशा सरकार के ऊपर आनी चाहिए ताकि सरकार अच्छे तरीके से उसको निभा पाए। ठीक है, क्योंकि पैसे लोगों के पास है नहीं है, के पास नहीं है वो तो सुविधा से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि सरकार को यह जिम्मेदारी बनती है तो निभाए। फिर कह रहा है, जरा पढ़िए इसमें क्या कह रहा है। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से मिलता है? ठीक, आप हर साल सुनते होंगे सरकार ने संसद में बजट पेश किया है, ये तो आम बात है, सुनते होंगे ना। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। फिर कह रहा है बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। योजनाएं पेश, जब बजट पेश होता है ना तो क्या होता है, इतना रुपया हम इस पे खर्च करेंगे, इतना रुपया स्वास्थ्य पे, इतना रुपया स्कूल पे, इतना रुपया इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इतना रुपया मतलब एजुकेशन, सब अलग अलग फंड डिसाइड करता है। फिर कहता है कि इतना रुपया हमको आएगा कहां से, इतना इतना रुपया यहां से आने की उम्मीद है, सब दोनों डिसाइड होता है। फिर कह रहा है जनता से मिलने वाला कर, कर समझते हो ना, टैक्स, क्या होता है, टैक्स सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके। मतलब पानी की जो, मान लो सरकार जो पानी प्रोवाइड करवाती है, अगर उसके लिए टैक्स अगर लेती है आपसे, इतना मात्रा में लेती है कि एक लेवल तक आदमी सह पाए। अब ऐसा ना हो कि एक बोतल पानी की कीमत उसको देने के लिए 2000 रुपये चुकाना पड़े, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कह रहा है जरा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ, अमू देखा तुमने सैदा पेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी, सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी, पता नहीं रात में वहां क्या हालत होती होगी। ये दोनों बस पे ट्रेवल कर रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। कुमार, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी? अम्मू कह रही है झुग्गी बस्तियां ऐसी क्यों होती है, क्या वहां जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कुमार, मेरे ख्याल में जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती है जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं, वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। ये इस कुमार के अपने दिमाग में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमू सरकार की जिम्मेदारी है, अमू कह रहा है सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं मुहैया कराए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं है? उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। मतलब भारत के सीमा के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वह किसी परिस्थिति में कहीं भी हो, सबको सुविधाएं मुहैया कराने का अधिकार है। फिर कह रहा है कुमार गुस्से में, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। अम्मू कह रही है चाहे जो हो, रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में जिंदगी कैसी होगी? कल्पना करिए, और ऐसी जिंदगी है। कुमार, अरे अम्मू, हमारे संविधान में बहुत सारे जन सुविधाएं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। ठीक, सरकार को यह बात का ध्यान रखना चाहिए इन अधिकारों की अवहेलना न हो ताकि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जी सके। मतलब हर जनता तक
एक सुविधाएं जो सरकार की सुविधाएं हैं वह प्रोवाइड हो, सुविधाएं वहां तक पहुंचे, ताकि लोगों को यह न लगे यह सरकार हमारे लिए काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो का सुने हो ना, जो 2 बूंद दवा पोलियो हवा वाला कहानी है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक और बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। यहाँ फोटो आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। इस तरीके के देखिए, यहाँ क्या है, बच्चों को पोलियो दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार की समाज सेवा नहीं है तो क्या है, जन सुविधा नहीं है तो क्या है। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहा है कि जन सुविधाएं क्या होती है। भाई पब्लिकों के लिए सरकार जो सुविधा देती है वही जन सुविधाएं है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बस देखिए, बस का फोटो दिख रहा है, मेट्रो का फोटो दिख रहा है ना। देखिए क्या है, कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजनाओं के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। देख रहे हैं मेट्रो, भाई इतनी भीड़ की वजह से क्या कर दिया सरकार ने, कहा कि मेट्रो से जाइए। ठीक, इससे क्या बेनिफिट होगा, रोड पे ट्रैफिक कम हो जाएगी, पब्लिकों को सुविधा होने लगेगा। फिर कह रहा है दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है ना। 11,000 करोड़। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की जरूरत न पड़ती और लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाती। क्या आपको लगता है कि आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढना जा सकता है? भाई देखिए, मैं मानता हूं हो जाती, सिस्टम सुधर जाता, लेकिन ट्रैफिक की संख्या जो थी वह बढ़ जाती, ट्रैफिक की मामला जो था वह बढ़ जाती, ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ जाती। अब देखिए क्या कह रहा है, चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? चेन्नई की बात कर रहे हैं, चेन्नई में क्या सबको पानी मिल रहा है? आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ। कह रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए। फिर तो फाइनल हो गया ना, ये तो समझ में आ गया ना। क्या समझ में आया? अभी लग रहा है कि भाई सबको चाहिए तो चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधाएं बहुत मायने रखती है। फिर कह रहा है जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो जाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। समझ में आ रहा है ना बातें? क्या कह रहा है, जहां पानी का भंडारण है वहां ठीक ठाक कंडीशन है, लेकिन जो दूर के इलाका बस्ती है वहां पे क्या होता है, पानी कम मात्रा में मिलती है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है, वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब यहाँ पे है ग्रामीण इलाका, देख रहे होंगे आप बोर्ड पे। ग्रामीण इलाका में मनुष्यों और मवेशियों, ग्रामीण इलाका में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। भाई जानवर भी तो पानी पिएगा। यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व के हैं। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज्यादा अभाव रहता है, सार्वजनिक जगह पे। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ देखिए क्या है, जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। किस पे? गरीबों पर।
भाई इसके पास पैसा तो है नहीं कि वह पानी का बोतल खरीद के पी लेगा, इसके पास पैसा तो है नहीं जो टैंकर मंगवा लेगा, इसके पास पैसा तो है नहीं जो क्या करेगा, गड्ढा खोदवा के वहां टैंकर लगा के स्टॉक रख लेगा। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोद कर टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। मैंने बताया ना भाई, जो इसके पास पैसा है वो तो काम चला लेगा, लेकिन जो गरीब है उसके लिए क्या हो जाएगी, ये समस्या हो जाएगी। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है या इस पर निर्भर करता है कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। कौन कर सकता है, जो संपन्न तबके के लोग हैं। ध्यान रखिएगा, इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। मतलब यह व्यक्ति क्या करता है, जो यह स्थिति है वह स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता जहां होती है उससे काफी दूर है इसकी पहुंच। ठीक है, दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है। अब किसानों से पानी छीनना, कितने हैं इसमें क्या लिखा है, किसानों से पानी क्यों छीना जाता है भाई। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए। हाँ, पानी की कमी होगी, कंपनी क्या करेगा, फिल्टर करके बेचेगा, टेप लगा के अपना नाम डाल के। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर अपने शहरों में बेचती है। चेन्नई में मामदूर, पालूर, कारुनिझिगनी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सके। मतलब जो कंपनियां है वो जमीन, जो किसानों को पैसा देता है कि आपका जो जमीन है वहां पे बोरवेल लगाऊंगा, पानी निकालूंगा, फिल्टर करूंगा, शहरों में पैक करके बेचूंगा। देख रहे हैं ना। इस तरह न केवल खेती का पानी छीन जाता है बल्कि गांवों के लोगों के लिए पीने का पानी आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह से गिर चुका होता है। देख रहे हैं ना। अब है विकल्पों की तलाश। देखते हैं क्या विकल्प है इसका, है ना, विकल्पों की तलाश। देखिए कह रहा है चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। चेन्नई की स्थिति है कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही है। इतना निजी कंपनियां, ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। कितना, 7 बाल्टी के बराबर। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है। कौन किया है, शहरी जल आयोग, एक कमीशन है उसने किया है। किसने किया है, शहरी जल आयोग, है ना। इसने एक फिक्स कर दिया भाई आपको पानी कितना मिलेगा, 135 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से कह रहा है। लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। मतलब पैसे की खेल, पैसे फेंको तमाशा देखो वाली कहानी है। ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है नगर पालिका, है ना,
नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, ठीक ना। इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है, ठीक ना। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालिए। क्या है जरा देखिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है, निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। पोर्तो एलेग्रो के में सार्वजनिक जलापूर्ति की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। जो नाम देख रहे हो ना, पोर्तो एलेग्रे कहाँ का शहर है? ब्राजील का। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं। कौन लोग हैं? बहुत गरीब लोग हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, ठीक। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ के जो नगर निगम है, जल विभाग नगर निगम का क्या है, सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवा दिया। और मैंने बताया ना अभी, स्वच्छ पेयजल अगर होगा तो हैजा, टाइफाइड बीमारी, मलेरिया जो भी है, इस सब बीमारी से आप बचेंगे तो आपके मरने की संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। ये समझ में आ गया ना। इस तरीके से क्या होता है, काम होता है। और यही होना चाहिए नगर निगम का काम। कम से कम स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं तो करवाना ही चाहिए, है ना। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़ते हैं। अगला मामला है जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। मतलब क्या हुआ? काफी इजाफा। यानी भाई निजी कंपनियों को दे देंगे तो पैसा मुनाफा लेकर काम करेगा। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। गरीब लोग कहां से खरीद पाएगा टैंकर भाई? गरीब लोग का पानी का बोतल 40 रुपए का, 100 रुपए का कहां से खरीद पाएगा? फिर कह रहा है ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए। इसके दबाव में सरकार को जलपूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा हाथों में लेनी पड़ी। मतलब सरकार ने क्या किया? देखिए, और ये पानी ही नहीं, जो सुविधा सरकार अपने अंडर में रखी है उसमें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम की जाती है। लेकिन जैसे ही वह निजी हाथों में चला जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा? आम जनता, गरीब जनता की पहुंच वहां से काफी दूर हो जाएगी, क्योंकि वह वहां तक वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उतनी पैसा उसके पास नहीं है। ये सरकारी चीजें अगर होगी क्या होगा? वहां तक पहुंच जाएगा, वहां पे अपनी सुविधा वह ले पाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। चौथा नंबर पे क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, ठीक, लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के जरिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है
और वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है, इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। समझ रहे हो ना, अनुबंधित लिखा भी रहता है टैंकरों पे। अनुबंधित मतलब निजी है लेकिन सरकार के टर्म कंडीशन को फॉलो करेगा, सरकारी रेटों पे वह काम करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए रेलवे का काम देख लीजिए, ठीक इसी तरीके से है। देखिए मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। ध्यान रखिएगा, मुंबई का बहुत ट्रैफिक चलता है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। बाप, हर रोज 65 लाख। ठीक, 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के, लोकल ट्रेन की बात कर रहा है, चलिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। आ रहा है ना, यानी कि दूर दूर के लोग आते हैं और क्या करते हैं, सुबह ट्रेन से आए, शहर में काम किए और फिर शाम तक अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, उसी की बात ये कर रहा है। देखिए अब है स्वच्छता संबंधी सुविधाओं पर विस्तार। देखिए क्या कह रहा है इसमें, अब देखिए क्या है इसमें, जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सुरक्षा संबंधी विस्तार में क्या है, जरा इसको देखिए क्या कह रहा है, फिर इसको समझ। हमारे लिए पैखाने शौचालय, उन्होंने हैरानी से कहा, हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं। ठीक, लैट्रिन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है, सुना रही है ना। अछूतों की शिकायतों को याद रख करते हुए महात्मा गांधी की वक्तव्य राजकोट स्वच्छता समिति 1986 के बारे में यह क्या है, एक वक्तव्य है। देखिए क्या कह रहा है, पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2001 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है, ध्यान रखिएगा, 2001 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है भारत के 68% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं यानी घर के भीतर शौचालय की बात कर रहे हैं, अगर कहते हैं लैट्रिन रूम हर घर में 36% परिवारों में ही उपलब्ध है। सोचिए 36% के पास ही है। ठीक ना, यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। क्या कह रहा है, यहाँ ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति काफी कमजोर दिखाई देती है। फिर कह रहा है गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल, आप लोगों ने जब शहर में निकलोगे तो जहाँ पे बाथरूम का व्यवस्था बना होता है ना, वहां लिखा रहता है ऊपर में सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल पिछले 3 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव का समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। जहाँ जहाँ भी झुग्गी एरिया में जाओगे ना, वहाँ पे ये इसका बना हुआ है, वहाँ 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी है देता है लोग। ठीक है, और वहाँ पे वो जाता है, कहीं कहीं तो एमसीडी की तरफ से भी बना हुआ है। इस संगठन ने 75,000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाइयां और 12 लाख से ज्यादा निजी शौचालय बनाए हैं, इसमें जिससे 1 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं, जो गरीब हैं। ठीक ना, जिनके पास शौचालय सुविधाएं नहीं है, गए अपना वहीं पे जो बना हुआ सार्वजनिक शौचालय वहीं पे उसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयां बनाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किया। अनुबंध समझते हो ना, क्या कह रहा है, सरकारी पैसे से शौचालय इकाई बनाने के नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के साथ, मतलब वहां के कुछ संस्थाओं के साथ भी टाई अप किया है। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रख रखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी जाती है। मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब जो आप
कुछ करते हो तो पैसा देते हो ना, 2 रुपया 5 रुपया 1 रुपया जो भी, उससे वहाँ की रख रखाव मेंटेन होती है, ठीक है। और जमीन मुहैया वहाँ के लोग करवा देते हैं। अगली बार जब आप सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है खुद यह जानना चाहेंगे कि शौचालय कैसे होते हैं। तो आपने देखा होगा ये सब जगह आपको रोड रोड पे चौराहे पे शहरों में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए फोटो देख रहे हैं ना, ये बिजली का है मामला। देखिए 2001 की जनगणना की बात कर रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। देख रहे हैं ना बिजली का वायर। इसका मतलब यह है लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं, ठीक ना। अब इसका निष्कर्ष पे जरा बात करते हैं। निष्कर्ष क्या निकल के आता है, देखिए जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों गांवों में भी, वहां तो बहुत लोगों के पास है ही नहीं। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है, ठीक ना। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधा समतापरक ढंग से चाहिए। आप जब ग्रामीण एरिया में जाएंगे ना तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको शौचालय नहीं बना हुआ है ना, लेकिन योजनाएं सरकार चला रही है, ठीक ना। सरकार योजनाएं पैसा देती है सब्सिडी के रूप में और बनवाने के लिए फंड देती है कि आप बनवाइए। ऐसे चल रहा है धीरे धीरे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग, कुछ तो लोग हैं जो नहीं यूज करना चाहते हैं, कहते नहीं हम खुला में ही जाएंगे, खुला में ही ठीक है। इस लोगों की हैबिट होती है, ठीक है। लेकिन इसको सुधारना की आवश्यकता है, इस सुधारा जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है? भाई क्योंकि गरीब लोग तक हुई पहुंच नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन भी आएंगे, इसको आपको पढ़ना है, देखना है। अब शब्द की बात करता है कि शब्द में क्या कह रहा है, इसको देखिए। देखिए क्या कह रहा है, स्वच्छता क्या है, स्वच्छता का मतलब क्या है? मानव मल मूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा। इसके लिए शौचालय का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है ना, ताकि गंदगी ना फैलेगा, बीमारी ना फैलेगा। कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है। स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। इन कंपनियों का संचालन और समूह या व्यक्तियों के हाथों में होता है, उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील है ना, बहुत सारा इंडियन ऑयल, तो कहिए। अब सार्वभौमिक पहुंच, जब हर व्यक्ति को कोई चीज पूरी तरह हासिल हो जाती है और वह उसका खर्च उठा सकता है, सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है, ठीक ना। जैसे नल जल की सुविधाएं सार्वजनिक पहुंच है। फिर कह रहा है मूलभूत सुविधाएं, भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें को जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है कि वह मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए आगे। अब जो हमारा अगली अध्याय है, हमारा अगला अध्याय है 10 कानून और सामाजिक न्याय। इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।